हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैच्योरेशन होता है, कौन कौन से ऐसे बोल सकते हैं वेस्टेज हैं जो हमारी बॉडी बाहर निकालती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जो डिसऑर्डर्स हैं उसको पढ़ेंगे और समरी के साथ चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, इसको मोर जनरली हम इसे बोल सकते हैं यूरिनेशन। ठीक है, मैच्योरेशन में होता क्या है? अब तक तो हमने देखा कि हमने फिल्ट्रेट से जो हमारा फिल्ट्रेट आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, ये देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आ रहा था ब्लड। अब ब्लड हमारा क्या हो रहा था, फिल्टर हो रहा था। लगभग 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml क्या था, ब्लड था। ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा था और जो हमारा ग्लोमेरुलस है, बोल सकते हो जो वुमेन कैप्सूल है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। लगभग जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, हमारा जो एफरेंट आर्ट्रियोल है लगभग 1100 से 1200 ब्लड लेके आ रहा है जिसको छनना है। अब छन कहाँ रहा है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से। ठीक है, वुमेन कैप्सूल में जा रहा कौन, हमारा फिल्ट्रेट। लगभग कितना बन रहा है, 1 मिनट में कितना 125 ml बन रहा है। ठीक है, पर मिनट, दोनों किडनियों से बन रहा है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमने कितना ज़्यादा फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड कर दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें को क्या किया, हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। और जो बुरी चीज़ें थी हमने उसको तीसरे स्टेप में क्या किया, उनका सिक्रीशन करा दिया। ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया, पोटेशियम के आयन हो गए, H+ आयन हो गए, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं थी उनकी, तो वो क्या हो गया, बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या करता है, ये और भी ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। किससे, जो हमारा फिल्ट्रेट है, और लगभग ये 4 गुना ज़्यादा हमारे यूरिन को क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड बना रहा है एज कम्पेयर टू फिल्ट्रेट। जो हमारा फिल्ट्रेट आया था, मान लीजिए जो ब्लड आया इधर से वो फिल्टर हुआ। अब फिल्टर होने के बाद जो पीसीटी के पास यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेट का मतलब क्या, कि जो छना हुआ पार्ट है जो रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, वुमेन कैप्सूल से होता है वो फिल्ट्रेट है। ठीक है, ब्लड किससे आ रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, हम बोल सकते हैं जो अरोटा है उसके ब्रांच में रीनल आर्टरी, जिसके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट कैसे टॉक्सिक है, उसमें यूरिया भरा हुआ है। तो बस उसी यूरिया को दूर करने के लिए उसे कहाँ लाया जाता है, किडनी में लाया जाता है। उस ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, ग्लोमेरुलस के पास, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट होगा यहाँ इंटर करेगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रीअब्जॉर्प्शन होंगे। जो हमारा फिल्ट्रेट पहली बार इंटर किया था कहाँ, रीनल ट्यूब्यूल में, बोल सकते हैं उसकी ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था। बट लास्ट में यूरिन जब तक बना वो 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गई। यहाँ की जो ऑस्मोलिटी कितनी हो गई, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। अब हम लोग ये जो यूरिन बन चुका है, अब ये जो हम बोल सकते हैं जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये ओपन कहाँ होगा, किडनी का ये पार्ट देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट था ये वाला, हम बोल सकते हैं ये ब्लैक वाला, ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है मिडलरी पिरामिड में। फिर इसके बाद जो पतली पतली गलियां हैं इन्हें क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स, और ढेर सारी माइनर कैलेक्स ओपन होती है एक मेजर कैलेक्स में, और इससे होता हुआ रीनल पेल्विस से होता हुआ अब इधर हाइलम है, हाइलम से क्या होगा, यूरेटर होगा। अब यूरेटर कहाँ लेके जाएगा, कहाँ स्टोर कराएगा यूरिन को, हम जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि जो हमारा यूरेटर है, ठीक है, जो हमारा यूरेटर है कहाँ से निकल रहा है, हाइलम से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ तक ही क्या है, हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे जो भी यूरिन है सब कुछ निकला कहाँ पे, पतली गलियों में, मिस माइनर कैलिक्स में, फिर ओपन हुआ मेजर कैलिक्स, फिर रीनल, ये वाला क्या है, रीनल पेल्विस है। इसके बाद फिर हाइलम से होता हुआ यूरेटर कहाँ लेके आएगा, हम बोल सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में लाएगा, और यहीं पर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं यूरिन। ठीक है, तो अब मैं ये यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर यहाँ बना रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, होता क्या है मैच्योरेशन में, होता क्या, हम नॉर्मली बोल सकते हैं यूरिनेशन। ठीक है, मैच्योरेशन को आम भाषा में बोल सकते हैं यूरिनेशन। होता क्या है, ये मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है ये। अब इसमें देखिए ये मान लीजिए यूरेटर यहाँ से लेके आए हैं यूरिन, क्योंकि 1 पेयर होता है यूरेटर, 1 पेयर किडनी 1 पेयर यूरेटर। ठीक है, यहाँ पे कौन आया, यूरिन आके भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया। जब पूरा भर जाएगा उस टाइम क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उनके जो मसल्स है, पहले मसल का नाम लिखते हैं यहाँ पे, उसका नाम क्या होता है, डेट्रूसर मसल। ठीक है, डेट्रूसर मसल। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। तो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब पूरे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाएगा तो उस टाइम क्या होता है कि इनके पास क्या होता है, रिसेप्टर होती है। देखिए रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं ना, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं कि भाई इस इंसान को टॉयलेट जाना पड़ेगा, यूरिन डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का थैला भर चुका है। ठीक है,
इसमें क्या है, पूरा यूरिन भर चुका है, ये जो यूरिन है पूरी तरीके से भर चुका है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लडर है उनके जो डेड यूसर मसल हैं उनमें क्या है कि रिसेप्टर्स हैं, हम बोल सकते हैं ये कौन है, रिसेप्टर हैं। अब ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गई, ये क्या करेंगे, सिग्नल देंगे। ठीक है, मैं इस रिसेप्टर को इस तरीके से दिखा रही हूँ। सिग्नल किसको देंगे, ये देंगे CNS को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देंगे। किसके थ्रू देंगे, हम जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू देंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू देंगे। फिर हमारा CNS कहेगा ठीक है करा दो डिस्चार्ज, अगर ऐसी बात है तो करा दो। फिर ये क्या करेगा, फिर से इनको सिग्नल देगा। ठीक है, किसको देगा, रिसेप्टर को सिग्नल देगा जो हमारे यूरिनरी ब्लडर में है। ठीक है, परेशान है कि बस अब जल्दी से रास्ता खुले और यूरिन को बाहर निकाले। ठीक है, तो CNS क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल देगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, जो रिसेप्टर है, यूरिनरी ब्लडर के जो रिसेप्टर है उनको बोलेगा ठीक है इट्स टाइम टू ओपन द स्पिंडर एंड रिलीज आउट ऑल द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो जितना यूरिन यहाँ पे भरा हुआ है, इस कंडीशन में क्या है, पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लडर एकदम पूरा भर चुका है। ठीक है, अब भर चुके इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप के स्पिंडर होते हैं, दो टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पिंडर होते हैं। ठीक है, दो टाइप के स्पिंडर होते हैं। अंदर वाला जो इंटरनल होगा, इंटरनल है वो कैसा होगा, वो बोल सकते हैं आई फॉर इंटरनल, आई फॉर कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे वो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आउटर की, जो आउटर होगा वो कैसा होगा, वो हमारे कंट्रोल का होगा। जब हमें मन करता होगा कि हम यूरिन को नहीं डिस्चार्ज करें तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा यूरिनरी ब्लडर भर चुका है तो फिर हमारा कंट्रोल नहीं लग पाता। इंटरनल वाले जो स्पेंडर है वो अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आउटर वाला स्पेंडर होगा वो कैसा होगा, वॉलंटरी होगा, वो हमारे कंट्रोल में होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हमारे कंट्रोल में होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखते होंगे वो सूसू कर देते हैं, मीन्स यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो स्पेंडर है ना वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है। तो बस यही है यूरिनेशन। होता क्या है कि यहाँ देखिए यूरिनेशन मैच्योरेशन में यही होता है कि यहाँ से कौन लेके आ रहा है, यूरिन भर भर के यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहे हैं यूरेटर। ये कौन है, यूरेटर्स हैं। ठीक है, ये यूरेटर हो गए। ये कौन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यू भी लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे क्या होगा, यूरिन भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। एक टाइम आएगा कि यूरिन यहाँ पे पूरा भर चुका है, यूरिनरी ब्लैडर अब पूरा यूरिन से भर चुका है। तो उस समय क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उनके जो मसल है, डेड्यूसर मसल, उन पे क्या है, रिसेप्टर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेप्टर हैं, तो रिसेप्टर जब है तो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो सिग्नल देंगे CNS को। CNS को किसके थ्रू सिग्नल देंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू देंगे कि अब टाइम आ चुका है, यहाँ से यूरिन को बाहर करना है। तो CNS क्या करेंगे, ठीक है, अपने मोटर न्यूरॉन के थ्रू उनको सिग्नल भेजते हैं, ठीक है तुम क्या करो, तुम जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो स्पेंडर क्या होंगे, ओपन होंगे, रिलैक्स मोड में होंगे, तब जाके यूरिन बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल के थ्रू, अब यहाँ पे यूरिनेशन होता कैसे है, यहाँ पे यूरिनेशन मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन किस में हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पेंडर में। जो स्पेंडर्स लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जब आप कभी एहसास करिएगा इस चीज़ को कि जब आप यूरिनेशन कर रहे हैं उस टाइम क्या होगा कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं किसी गुब्बारे में पानी भरूँ, उसे दबाऊँ, तो पानी क्या होगा, जो उसके होल हैं, मेन होल है, वहाँ से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये यूरिनरी जो ब्लैडर है इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्पेंडर लगे हुए हैं, इंटरनल हुआ चाहे आउट, यहाँ पे आउटर वाला हुआ, दोनों ही स्पेंडर ओपन हो जाएंगे, मिस रिलैक्स स्टेट में हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारे यूरिन बाहर आ जाएंगे। बस यही है। चलिए हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, मैच्योरेशन, जिसे हम आम भाषा में यूरिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर टिल वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करके कहाँ रख देते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, वहाँ पे बोल सकते हैं रीनल पेल्विस तक, वहाँ तक पास होता है, फिर यूरेटर से होता हुआ सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे सारे यूरिन इकट्ठा है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब वॉलंटरी सिग्नल आता है कि हाँ अब लगता है कि पूरा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर चुका है,
अब ये टाइम है डिस्चार्ज करने का। तो ये सिग्नल जो हम बोले हैं कि जो यूरिनरी ब्लडर हैं उनमें जो रिसेप्टर है वो सिग्नल किसको देते हैं, सीएनएस को देते हैं। तो सीएनएस क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में फीडबैक देता है, कहता है ठीक है ये टाइम आ गया है। अब देखिए आगे, दिस सिग्नल इज, यहाँ जो पहला सिग्नल है, सिग्नल कौन देगा, जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दिस सिग्नल इज बाई स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट गेट फिल्ड विथ यूरिन, ठीक है। ये जो सिग्नल है इनिशिएट होता है कि जब पूरा यूरिन भर गया है यूरिनरी ब्लैडर में, तो अब क्या होगा कि जो उसके मसल हैं वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, उनमें खिंचाव पड़ेगा, वो पूरी तरीके से एकदम भर चुका है तो अब खिंचाव पड़ेगा। अब देखिए आगे, इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है किस पे प्रेजेंट है, ये डेट्यूसर मसल पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सेंड अ सिग्नल टू द सीएनएस, ठीक है। जब स्ट्रेचिंग जो रिसेप्टर्स हैं उनको पता चल गया कि अब तो यूरिन पूरा भर चुका, अब इसे बाहर निकालना, उससे पहले वो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, किसको, सीएनएस को देते हैं। किसके थ्रू देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू देंगे, ठीक है। द सीएनएस पासिस टू द मोटर मैसेज, मोटर मैसेज किसके थ्रू आएगा, मीन्स अब ब्रेन से जो मैसेज आएगा सीएनएस के थ्रू किसको आएगा, जो स्ट्रेचिंग यहाँ पे रिसेप्टर्स है उनको मैसेज आएगा, ठीक है। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन, ताकि तुम इनिशिएट करो कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्शन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंडर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन, ठीक है। वो जो सिग्नल भेजते हैं मोटर न्यूरॉन के द्वारा सीएनएस, कहते हैं कि तुम जो स्मूथ मसल है, जो डेट्रस की मसल है, डेट्यूसर मसल है, उसको क्या करो तुम, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ, कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जिसकी वजह से जो स्पिंडर हैं वो ओपन हो जाएंगे, वो रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे और यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है, जो प्रोसेस होता है रिलीज करना यूरिन को, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरल मैकेनिज्म भी देखा गया कि ऐसा नहीं था कि जब यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है पूरी तरीके से, अब स्ट्रेस वहाँ पे पड़ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन वो तुरंत थोड़ी ना निकाल देंगे यूरिन बाहर, वो क्या करते हैं, जो स्ट्रेचिंग यहाँ पे हो रहा है रिसेप्टर वो क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं, ठीक है। सिग्नल किसको दे रहे, सीएनएस को दे रहे, किसके थ्रू दे रहे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू दे रहे, ताकि वहाँ से फीडबैक आए, हाँ ठीक है। जो वहाँ पे इनवॉलंटरी स्पेंडर है, क्यों दिया जाता है ये भी देखिए, जो इस इनवॉलंटरी स्पेंडर है, ठीक है, कहाँ पे, यूरेथ्रल ओपनिंग में, उसको क्या बोला जाए कि ओपन हो, क्योंकि हमारे कंट्रोल में वो नहीं है इंटरनल वाला स्पेंडर, ठीक है। उसको ओपन कराने के लिए कि वो टाइम आ चुका है, अब यूरिनेशन कराना है, ठीक है, मैच्योरेशन कराना है। तो उस टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे जब सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे स्ट्रेचिंग रिसेप्टर के द्वारा, ठीक है, उन्होंने दिया कि अब यहाँ पे यूरिन पूरा भर चुका है, अब लेके जाइए सिग्नल सीएनएस को, सीएनएस फिर अपना मैसेज देगा, ठीक है, अब ऐसी बात है तो मैं अब स्पिंडर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अब ओपन कर रहा हूँ, अब तुम क्या करो, किसके थ्रू भेजते हैं मैसेज, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब क्या कहते हैं कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें जो स्मूथ मसल है उनमें क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन जब तुम कराओगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे स्पिंडर है ये रिलैक्स्ड हो जाएंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाएगी, यूरेथ्रा ओपन हो जाएगा और जितने भी यूरिन है वो बाहर पास आउट हो जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को हम लोग मैच्योरेशन बोलते हैं, जहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म आके इसे बोलेंगे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। आगे देखते हैं, एंड अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, देखिए एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट कितना करता है, देखिए ऑन एवरेज 1 से लेकर 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, लगभग एक एडल्ट इंसान 1 से 1.5 लीटर यूरिन को डिस्चार्ज करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक 6 pH एंड हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है। जो यूरिन है आप देखे होंगे हर कोई, तो उसका कलर येलो है, लाइट येलो है, ठीक है। ये लाइट येलो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट है ये, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन का जो पिगमेंट है वो लाइटली क्या दिखता है आपको, हम बोल सकते हैं येलो टाइप का। और इनका जो पीएच है एसिडिक है, पीएच कितना है 6 है, इसको याद रखिए। और एक अलग ऑर्डर आता है, एक अलग सा स्मेल आता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है, ठीक है, यूरिन का। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर आउट डे, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया किसके थ्रू निकल रहा है, यूरिन के थ्रू निकल रहा है एक दिन में। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 25 से 30 ग्राम यूरिया निकल रहा है यूरिन के थ्रू एक दिन में, पर डे, ठीक है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है कि जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर देंगे, जैसे कि एनालिसिस ऑफ द यूरिन हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, ठीक है। बहुत चेकअप में ये भी देखा जाता है डायग्नोसिस करने के लिए कि किडनी काम कर रहा है कि नहीं, या जो यूरिन के थ्रू काफ़ी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ठीक है।
जैसे कि कुछ डिसऑर्डर चेक करने के लिए यूरिन कर लिया जाता है, या इसके अलावा किडनी का फंक्शन देखने के लिए यूरिन से टेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया एंड द कीटोन बॉडी कीटोन्यूरिया इन द यूरिन आर द इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, अगर यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, चेकअप हुआ, पता चला कि यूरिन में खुद को ग्लूकोज का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि ग्लाइकोसूरिया है। अगर कीटोन बॉडी भी साथ में है तो इसका मतलब है कीटोनूरिया हो गया। ठीक है, ये इंडिकेटिव है डायबिटीज़ मिलेटस में। हर कोई जानता है कि डायबिटीज़ मिलेटस होते कैसे, एक बार मैं यहाँ बताती हूँ, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो इंसुलिन है, जो पैनक्रिया है, हमारी पैनक्रियाज जो है ये क्या करती हैं, इंसुलिन नाम के हार्मोन को निकालती हैं। ठीक है, बीटा सेल से ये काम करना बंद कर दिए, किसी रीज़न से ख़राब हो गए, काम करना बंद कर दिए, तो क्या होगा, ये करते क्या थे, काम इनका ये था कि जो भी ब्लड में ग्लूकोज था उसको स्टोर कराते थे। ठीक है, सेल में स्टोर कराते थे, सेल में स्टोर करवाते थे। ठीक है, ये स्टोर कराते थे। अब ये इंसुलिन जो है ये काम करना बंद कर दिया, तो अब जो हमारे सेल होंगे बॉडी के, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होगा, अब उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होगा उस कंडीशन में, तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज का लॉस होगा। ठीक है, यूरिन के थ्रू अब क्या होगा, ग्लूकोज लॉस, क्योंकि बॉडी में तो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बन रहा है। अब ब्लड में हमेशा ग्लूकोज थोड़ी ना घूमता रहेगा, कहीं ना कहीं अगर वो स्टोर होता है तो ठीक है, नहीं स्टोर होता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन में सब लोग कहते हैं डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर यूरिन में ढेर सारे ग्लूकोज लॉस हो रहे तो इसका मतलब जो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है ये सेल स्टोर नहीं कर पा रहे और यूरिन के थ्रू निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए दूसरा वाला दिया गया है, कीटोनूरिया में देखते हैं ये वाला कंडीशन। ठीक है, ये कीटोनूरिया में क्या होता है कि जब सेल भूखे हैं, तरासे हैं, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, वो क्या करेंगे, वो जो फैटी, हम बोल सकते हैं जो फैट है, फैटी एसिड या फैट बोल सकते हैं, फैट में क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आगे चल के कीटोन बॉडी बनेगी, और यही कीटोन बॉडी क्या होगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा, तो हम इसे कीटोनूरिया बोल देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम एक जगह थी लेकिन दो चीज़ें यहाँ से हो गई। जैसे कि प्रॉब्लम कहाँ था कि बॉडी में जो हमारा पैनक्रियाज था, इंसुलिन काम करना बंद कर दिया। ये काम करता क्या था कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल में स्टोर करवाते थे, सेल के लिए वहाँ पे दूसरे फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसको चेंज करा के वहाँ पे स्टोर करा देते थे। लेकिन अगर ये काम करना बंद कर दिया, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में घूम रहे हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है ब्लड में कि ग्लूकोज इतना रहे, हम उसे कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगे बॉडी से। तो एक ही माध्यम में कौन है, यूरिन है। यूरिन के ही थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और बॉडी में जो सेल थे जो पहले ग्लूकोज से अपना पेट भर लेते थे, अब उनको भी भूख लगी है, उनको भी तो खाना चाहिए कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट, तो क्या करते हैं, जो फैट है बॉडी में उनको तोड़ के बीटा ऑक्सीडेशन कर करके उनसे क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडी बनाते हैं। तो कीटोन बॉडी का भी जब बॉडी में ज़्यादा एक्सेस हो जाता है उनका भी लॉस होने लगता है यूरिन के थ्रू। तो ये दोनों क्या है, इंडिकेटिव है किसका, डायबिटीज मिलेटस का। ठीक है, आगे देखते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। यहाँ पे बस डाटा आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अदर देन किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे किडनी तो अभी हमने देखा उसका फंक्शन किस तरीके से यूरिया को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ब्लड से। अब लंग्स भी हो गए, लीवर हो गए, और हमारा स्किन, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो बॉडी से बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं, our lungs remove a large amount of the carbon dioxide, approximately 200 ml per minute, and also significant quantity of the water every day। जो हमारा लंग्स है, जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, मिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ब्रीथिंग के टाइम क्या होता है, जो हमारा लंग्स है ना, ये लगभग 1 मिनट में 200 ml CO2 को बाहर निकालते हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लंग्स क्या करते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट हो जाता है CO2 का तो बाहर निकालेंगे बॉडी से। ठीक है, तो 1 मिनट में लगभग 200 ml CO2 क्या होता है, बाहर निकलते, साथ में कुछ वाटर वेपर भी निकलते हैं डेली। ओके, अब लीवर के बारे में देखते हैं। पहला तो हो चुका है, अब देखिए दूसरा लीवर के बारे में। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जैसा कि हम जानते हैं सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, हमारे बॉडी का लीवर है। सिक्रीट द बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक द बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो गया, ये क्या है, बाइल पिगमेंट है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स,
vitamins and drugs, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास्ड आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। क्या होता है कि जो हमारा ग्लैंड है, लीवर, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लीवर, ये क्या करता है, जो बाइल पिगमेंट है जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, इसको बाहर निकालता है। इसके अलावा जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हो गया उनको भी रिमूव कराता है, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं जो खराब हो चुके हैं उनको निकालता है, वाइटामिन निकालता है, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, फीवर हो गया और सारी मेडिसिन, उनको बाहर निकालता है, ठीक है। और इनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो जो हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट है, जो फीकल मैटर, उनके थ्रू भी निकल जाते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में जो बाइल के पिगमेंट है, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, ये एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, नहीं निकल रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जॉइंडिस हो जाता है, मीन्स पीलिया हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं द स्वेट एंड द सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट का मतलब जो पसीने आ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड से आ रहे हैं, जो ऑयल निकल रहे हैं स्किन से बाहर, चाहे स्कल्प पे चाहे फेस पे, बहुत लोगों के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो क्या होता है वो सेबेशियस ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो जो स्वेट है, ये स्वेट से हम बोल सकते हैं कि वाटर लाइक सब्सटेंस निकलेंगे, वाटरी थोड़ा फ्लूइडी होगा, और सेबेशियस ग्लैंड से हम बोलेंगे ऑयली ग्लैंड है, मीन्स ऑयल निकलेगा, ठीक है, इन दी स्किन एंड एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस थ्रू दियर सिक्रीशन। चाहे स्वेट ग्लैंड हो चाहे सेबेशियस ग्लैंड हो, हमारी स्किन से जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनको निकालते हैं, उनको सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, स्किन से। स्वेट के बारे में देखते हैं, पसीने के बारे में। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो स्वेट होते हैं स्वेट ग्लैंड से निकलते हैं। इस वाटरी फ्लूइड, ठीक है, पानी जैसा फ्लूइड होता है, कंटेनिंग क्या क्या होता है हमारे पसीने में, देखिए NaCl, सबने चखा होगा कभी ना कभी, पसीना तो मुंह में गया होगा तो नमक जैसा लगा होगा, ठीक है। NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड द लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्या होता है हमारे पसीने में, नमक होता है, NaCl होता है, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, साथ में लैक्टिक एसिड निकलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Though the primary function of the sweat is to facilitate a cooling effect on our body surface, it also help in the removal of some of the wastes mentioned above, ठीक है। पहला काम तो ये है कि हमारे बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड है इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी बॉडी को क्या करें, ठंडक प्रदान करें, ठीक है। पसीने निकलेंगे तो बॉडी क्या होगा, एवोपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, ठंडक होगा, ठीक है। तो पहला मेन फंक्शन तो यही है स्वेट ग्लैंड का, पसीने होने का, कि कूलिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका सेकेंडरी फंक्शन है कि रिमूवल करते हैं यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जैसे कि NaCl हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सेकेंडरी काम है, ठीक है। आगे देखते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयली ग्लैंड है। ये सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस लाइक द, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या क्या निकालते हैं, स्टेरॉइडल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम, ठीक है। जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी से स्टेरॉइडल हो गए, हाइड्रोकार्बन, वैक्स हो गए स्किन से, ये क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका जो सिक्रीशन है, जो ऑयली स्किन हो जाती है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को, ठीक है। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। हाँ, अगर आप रात में सोते हैं, सुबह देखते हैं थोड़ा बहुत सलाइवा आपके फेस पे है, या फिर जब पहली बार आप सुबह उठ के देखते हैं तो काफ़ी सलाइवा आपके माउथ में सिक्रीट हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ जो स्मॉल अमाउंट के जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है जो स्मॉल छोटे हमारे बॉडी के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है थोड़ा थोड़ा करके बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। सबसे कॉमन क्या है, हम बोलते हैं किडनी फेलियर हो गया, हमें किडनी काम नहीं कर रहा है तो हमें आर्टिफिशियल किडनी देना पड़ता है इंसान को, मीन्स उसके खून को निकाल के बाहर फिल्टर किया जाता है, हम बोल सकते हैं उसमें से यूरिया वगैरह निकाल के फिर से बॉडी में डाला जाता है। अब देखते हैं क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, माल फंक्शनिंग का मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कैन लेड टू द अकुमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, एक कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लेड टू द किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी काम तब नहीं करेगा क्योंकि मेन काम तो यही है कि ब्लड से यूरिया को छान रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। अगर वो अपना काम तब नहीं कर पा रहा जब ब्लड में यूरिया क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अकुमुलेट हो रहा है, मीन्स फिल्टर नहीं कर पा रहा है, यूरिया को ब्लड से अलग नहीं कर पा रहा, उसको निकाल नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ब्लड में यूरिया है तो कंडीशन का नाम है यूरेमिया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जिसकी वजह से किडनी क्या होती है, फेल हो सकती है। इन सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट में क्या होगा जो यूरेमिया के शिकार है, जिनके ब्लड में यूरिया है, जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, उसके लिए क्या है, यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, ठीक है। जो यूरिया है उनकी बॉडी से किससे निकाला जाता है, किस प्रोसेस से, हीमोडायलिसिस से। होता क्या है, मैं एक बार इसको बनाती हूँ। पहले देखिए पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा कि हम
कोई आर्टरी, हमारी कन्वीनियंट आर्टरी होगी, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे। बॉडी से कन्वीनियंट आर्टरी होगी, उससे ब्लड निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हैं, बट उसमें टॉक्सिसिटी मची होती है। क्या करेंगे फिर, इसको हम लोग कूलिंग करेंगे ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ में ऐड करेंगे एंटीकोगुलेंट, क्योंकि बॉडी से बाहर जा रहा है। अगर खून में हम लोग एंटीकोगुलेंट नहीं डालें तो बाहर जाके खून जम जाएगा पूरा, क्योंकि हमारे ब्लड के पास भर भर के क्या प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर। एंटीकोगुलेंट का जैसे नाम हमारा हेपेरिन हो गया, और हमारी नेचुरली हमारी बॉडी इसको बनाती भी है, ठीक है, लेकिन हम बाहर से ऐड करेंगे। फिर इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, डायलिसिस यूनिट में लेके जाएंगे। डायलिसिस यूनिट में लेके जाएंगे। डायलिसिस यूनिट होता कैसा है, देखिए यहाँ बनाती हूँ, ये देखिए ये बड़ा सा डिब्बा है, ये क्या हमारा डायलिसिस यूनिट है। मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, डायलिसिस यूनिट है। इसमें क्या होता है ना, ये देखिए इस तरीके से हाईली क्वाइल्ड लाइक इस तरीके स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं सेलोफेन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलोफेन, ठीक है। ये कैसे होती है, सिलेक्टिवली सेल्यूलोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाईली क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं ये सिलेक्टिवली परमेबल हैं, सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सेमी परमेबल हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, कुछ फ्लूइड होंगे अगल बगल, ठीक है। ये जो फ्लूइड होगा इसे हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि डायलिसिस यूनिट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो क्या है, ये फ्लूइड है। हम फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड के बारे में। ये क्या है, सिमिलर एज प्लाज्मा कंपोजिशन। जो हमारे प्लाज्मा का कंपोजिशन है सेम है, वाटर है इसमें, न्यूट्रिएंट है, सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा कंपोजिशन पर एक चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट कौन नहीं है, यूरिया नहीं है। इसमें कौन नहीं रहेगा, यूरिया, एक्सेप्ट यूरिया नहीं रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ब्लड निकाला इंसान का, ये हमारा आर्टिफिशियल किडनी बन गया बॉडी के बाहर, ठीक है। हमने क्या किया, आर्टरी से ब्लड को निकाला, थोड़ा सा उसको हम लोग 0 डिग्री पे उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। उसमें क्या डालते हैं, हेपेरिन डालते हैं, एंटीकोगुलेंट है। डायलिसिस यूनिट में लाते हैं। ये जो डायलिसिस यूनिट है किससे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेल्यूलोज से बना हुआ है, इसका नाम है सेलोफेन, ठीक है। ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है, या आप बोल सकते हैं सेमी परमेबल है। चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सिलेक्ट चुन के जाने देता है बाहर। अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन आएगा, इसमें हम बोल सकते हैं ब्लड आएगा हमारा, ठीक है। जो हमने आर्टरी से निकाला ब्लड यहीं से जाएगा, ठीक है। जिसके पास क्या है, इसमें डाला गया हेपेरिन, क्यों, कोगुलेट नहीं होगा। बॉडी से बाहर जा रहा है तो थक्का जम सकता है ना, तो कोगुलेट नहीं करने के लिए यहाँ पे पहले से हम लोग डाल चुके हैं आर्टिफिशियली हेपेरिन, ठीक है। ये जो फ्लूइड है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड है, ये सिमिलर कंपोजिशन है। सिमिलर कंपोजिशन है किसका, प्लाज्मा का सिमिलर कंपोजिशन, बस यूरिया नहीं होगा। लेकिन जो हम ब्लड लेके आ रहे हैं इसमें क्या है, भर भर के यूरिया पड़ा है। हम तो यूरिया निकालने के लिए तो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी किडनी काम नहीं कर रही है। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो हमें यूरिया तो कहीं ना कहीं ब्लड से निकालना होगा। अगर ब्लड में यूरिया नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी मच जाएगी, इंसान की मौत हो सकती है। तो बस इसी काम के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये ब्लड है, ठीक है, जो पास हो रहा है सेलोफेन से, हम इसमें से क्या करते हैं, यूरिया को पास करते हैं। जो सेलोफेन है बस ये परमेबल है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर, इसमें से खूब यूरिया निकल रहा है। देखिए यूरिया इधर निकल रहा है, इधर यूरिया निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है, जो डायलिसिस के फ्लूइड हैं, ठीक है, पैसिवली निकल रहा है, याद रखिएगा पैसिवली का मतलब कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, अपने टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, अब यूरिया निकल चुका है। अब इस ब्लड को हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो यहाँ से ब्लड निकलेगा इसको हम क्या करेंगे, बॉडी में तुरंत नहीं डाल देंगे। तुरंत कैसे डाल देंगे, क्योंकि हमने तो एंटीकोगुलेंट डाला है। तो बॉडी में अगर कभी चोट लगा तो खून तो यहाँ पे थक्का ही नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमे, क्योंकि हम पहले से ही बॉडी के बाहर खून लेके गए, उसमें एंटीकोगुलेंट। अब इसको क्या करेंगे, ये फ्री हो गया। ये हमारा जो खून है, ये जो ब्लड हमारा इसमें आ रहा है, ये क्या है, फ्री फ्रॉम यूरिया या नाइट्रोजन बेस से फ्री हो गया। फिर से हम इसे क्या करेंगे, इस ब्लड को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएंगे, बॉडी टेम्परेचर पे ब्लड को लेके आएंगे, और साथ में क्या ऐड करेंगे, इस बार फिर से एंटी हेपेरिन यहाँ पे ऐड करेंगे। हेपेरिन क्या करता था, खून को जमने नहीं देता था। एंटी हेपेरिन क्या करेगा, खून को जमने देगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेन्स के थ्रू बॉडी में फिर डाल देंगे। वेन्स के थ्रू जो पेशेंट है उसके बॉडी में उसका ब्लड वापस से चला जाएगा।
यही है आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस। ठीक है, होता क्या है देखिए यहाँ पे कि जो हमारी आर्टरी है, एक तरफ लगा निडल हमारी आर्टरी में, आर्टरी के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन टॉक्सिसिटी वाला है, मीन्स यूरिया भरा है। अब वो ब्लड निकाला गया, उसको थोड़ा सा कूल किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसमें क्या डाला गया, एंटीकोगुलेंट डाला गया, मीन्स हिपेरिन डाला गया कि बॉडी से बाहर खून जा रहा है तो कहीं जम ना जाए, कहीं इसकी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट ना हो जाए। तो बस उससे बचने के लिए, खून को जमने ना देने की वजह से हम उसमें क्या डालेंगे, हिपेरिन डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डायलिसिस यूनिट है, जो डायलिसिस यूनिट है इसमें हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो सेल्यूलोज से बना, उसका नाम है सेलोफेन। ठीक है, ये क्या हाईली कॉइल्ड है, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो इसका जो इसके साइड में कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं, ये जो फ्लूइड होता है सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा का, बस इसमें यूरिया नहीं। और जो हम ब्लड लेके आ रहे हैं उसमें तो सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, क्योंकि हमारा ब्लड तो है नहीं, हमारा तो ये फिल्ट्रेट है। हमारी किडनी में क्या जा रहा था, फिल्ट्रेट ही जा रहा था ना छन्ने के लिए। तो ये क्या है, हम ब्लड लेके आ रहे हैं, अब यहाँ पे प्लाज्मा का सारा कंपोजिशन है लेकिन यूरिया भी भरा हुआ है हमारे ब्लड में। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ यूरिया नहीं है, अगल बगल में डायलिसिस फ्लूइड में कोई यूरिया नहीं है और हमारे खून में भर भर के यूरिया है। तो हमारा यूरिया क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। मीन्स कि जो यहाँ पे सेलोफेन है, इससे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इससे क्या होता है, यूरिया बाहर की तरफ निकल जाएगा, कहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड में निकल जाएगा। और जो हमारा खून होगा, अब ये जो यूरिया से क्या है, बोल सकते हैं यूरिया से वंचित है, अब इसमें यूरिया नहीं भरा हुआ है, हमारा खून जो है फ्री फ्रॉम यूरिया है। और यूरिया कैसे मूव कर रहा है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, पैसिवली, यहाँ पे कोई एनर्जी भी नहीं लग रहा है। फिर देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लड लिखती हूँ, ब्लड फ्री फ्रॉम यूरिया। ठीक है, जो खून है हमारा फ्री हो गया यूरिया से। फिर हम क्या करते हैं, इसको ब्लड को बॉडी के टेम्परेचर पे लाते हैं, फिर से इसमें ऐड करते हैं एंटी हिपेरिन। याद रखेगा, इसको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले से ऐड कर दिया हिपेरिन, तो वो कोगुलेशन होने नहीं देगा, क्लॉटिंग होने नहीं देगा। तो एंटी हिपेरिन ऐड करेंगे, बॉडी के अंदर हम ब्लड डाल रहे हैं, तो कभी इंसान को चोट लग गई या कुछ हो गया तो वहाँ तो उसको क्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसमें एंटी हेपेरिन डाल के फिर उसके वेन्स के थ्रू हम लोग उसके बॉडी में एंटर करा देंगे। बस यही है नॉर्मल। चलिए देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, द ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंट्रल आर्टरी एंड पंप इनटू द डायलिसिस यूनिट कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी। खून को किससे निकाला जाता है, जो कन्वेंट्रल आर्टरी होते हैं उनसे खून को निकाल के खून को कहाँ पहुँचाया जाता है, डायलिसिस यूनिट में, जो आर्टिफिशियली एक किडनी की तरह काम कर रहा है। Blood drained from the conventional artery is pumped into the dialysis unit after adding the anticoagulant like heparin। खून जो निकला है आर्टरी से, ठीक है, कन्वेंटेड आर्टरी से जो खून निकला है उसको हम लोग डायलिसिस यूनिट में डालने से पहले उसमें क्या डालेंगे, हिपेरिन डालेंगे, एंटीकोगुलेंट की, खून बाहर जमे ना। ठीक है, द यूनिट कंटेन, अब किस यूनिट की बात की जा रही है, जो डायलिसिस यूनिट है उनकी बात की जा रही है। द यूनिट कंटेन द क्वाइड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय द फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जो हमारा डायलिसिस यूनिट है उसमें हाईली क्वाइल्ड नाम यहाँ पे ट्यूब है जिसका नाम है सेलोफेन ट्यूब है, जो चारों तरफ, जो डायलिसिस यूनिट के चारों तरफ जो फ्लूइड से घिरा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड से, और जो डायलिसिस फ्लूइड है उसका कंपोजिशन दिया गया कि सेम कंपोजिशन है जैसा कि प्लाज्मा का कंपोजिशन है, 90 से 92% वाटर, न्यूट्रिएंट, आयरन, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। बट क्या नहीं प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस, दैट इज यूरिया, यूरिया नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोरस, पोरस का मतलब छोटे छोटे पोर है, कहाँ पे, सेलोफेन मेम्ब्रेन में, ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेस ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोला गया है कि जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमेबल तो है ही, लेकिन इसमें छोटे छोटे पोर हैं जो क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, मतलब कि जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इजीली मूव कर सकता है। एज द नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन दी डायलिसिस फ्लूइड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है वो तो सिमिलर है प्लाज्मा के कंपोजिशन जैसा, बट वहाँ पे कोई यूरिया नहीं है, नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो उसमें कोई भी यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्टफुल चीज़ें नहीं है। अब क्या होता है, दी सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट। ठीक है, कौन सब्सटेंस, नाइट्रोजन बेस मीन्स यूरिया जो है हमारे सेलो, यहाँ पे बोल सकते हैं जो सेलोफैन है, ठीक है, उनके छोटे छोटे मेम्ब्रेन से अब क्या होता है, यूरिया पैसिवली मूव कर जाएगा कहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड में, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में कोई यूरिया नहीं है। और जो हमने ब्लड दिया है किसमें दिया है, डायलिसिस यूनिट में, यहाँ पे जो सेलोफेन है मेम्ब्रेन उनमें क्या हमारा ब्लड है, तो वो क्या होगा, वहाँ से यूरिया धीरे धीरे उनके छोटे छोटे पोर्ट से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में पहुँच जाएगा। देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, इसकी वजह से खून क्या होगा, साफ हो जाएगा। साफ किससे करना था, नाइट्रोजन बेस से करना था। ठीक है, द क्लियरर ब्लड इज पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू, जो
साफ हुआ है खून, जिसमें यूरिया नहीं है, फ्री फ्रॉम यूरिया है जो ब्लड, उसको फिर कहाँ दिया जाता है, वेंस के थ्रू, आफ्टर एडिंग द एंटी हिपेरिन टू इट। ठीक है, वेंस के थ्रू देने से पहले हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, एंटी हिपेरिन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आते हैं ब्लड को, फिर इंसान को दिया जाता है। दिस मेथड इज द बोन फॉर द थाउजेंड ऑफ द यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो मेथड है लगभग हज़ारों पेशेंट जो यूरेमिक पेशेंट हैं उनके लिए वरदान से कम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी किस केस में ट्रांसप्लांट होती है कि किडनी पूरी तरीके से खराब हो गया, फेलियर हो चुका है, अब किडनी का काम बिल्कुल ख़त्म, किडनी निकाल दो कोई मतलब नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या है, इंसान को किडनी तो चाहिए ही चाहिए। अब क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। ठीक है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये आखिरी बोल सकते हैं, यही एक चारा है जिससे इंसान को बचाया जा सकता है, नहीं तो आखिरी में इंसान मर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में यूरिया, जो ब्लड में यूरिया उससे निकल नहीं पा रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये आखिरी उपचार है, आखिरी एक सलूशन है कि एक्यूट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर से बचाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। A functioning of the kidney is used in transplantation from the donor, preferably a close relative, to minimize its chance of the rejection by the immune system of the host। ठीक है, अगर कोई किडनी दे रहा है, पेशेंट को कोई किडनी डोनेट कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि पहले हम क्या करें, ब्लड को मैचिंग कराएं। ठीक है, उस समय क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ब्लड मैचिंग कराते हैं। इसके अलावा हम लोग ब्लड मैचिंग के साथ टिश्यू मैचिंग कराते हैं। सारी चीज़ें मैच कराना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो होस्ट है, जो बोल सकते जो पेशेंट है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स ना आए, उसको ये ना लगे कि जो बाहर से चीज़ आ रही है हमारी बॉडी की नहीं है, उसके अगेंस्ट वो क्या करने लगे, डिफेंस प्रोवाइड करने लगे, एंटीबॉडी बना लगे, बहुत सारे बोल सकते हैं कि एलर्जी वगैरह इंसान के अंदर, पेशेंट के अंदर शुरू कर दे। तो क्या होना चाहिए कि जो हम किडनी दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप मैचिंग करना चाहिए। ठीक है, ब्लड मैचिंग करना चाहिए, साथ में टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली अगर बोला जाए कोई अगर डोनेट कर रहा है किडनी किसी पेशेंट को, तो क्लोज रिलेटिव हो तो बहुत अच्छा है, मतलब कि घर के लोग ही हों कोई, ठीक है, खून से ज़्यादा संबंध हो ऐसे लोग हों, या फिर अगर कोई बाहर का इंसान दे रहा है तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो होस्ट है, जो पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स ना शो करते। Modern clinical procedure have increased the success rate of the such complicated techniques। ठीक है, जो अभी आजकल के टेक्निकल हम बोल सकते हैं मॉडर्न क्लिनिकल जो प्रोसीजर है, जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही हैं। लेकिन हाँ, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, हम बोल सकते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं कि किसी इंसान को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, लगा है नया, किसी से लेके किडनी हुआ है, तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम कोई गड़बड़ी ना करे, उसको ना लगे कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है। इम्यूनोसप्रेसेंट में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, वो कौन कौन चीज़ें हैं। एक तो हो गया कॉर्टिसोल, ठीक है, एक तो हो गया यहाँ पे कॉर्टिसोल, ठीक है, ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है पेशेंट के, कॉर्टिसोल, ठीक है। दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया हमारे जो माइक्रोब्स वाले चैप्टर, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट को काफ़ी समय तक या लाइफ टाइम तक उसको ये सारे इम्यूनोसप्रेसेंट खाने होंगे मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, दो बीमारियाँ, ठीक है, किडनी के अंदर, जैसे कि क्या नाम है, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। रीनल कैल्कुलाइज का मतलब है कि यहाँ पे स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, द स्टोन और द इनसोल्युबल मासेस ऑफ द क्रिस्टलाइज साल्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्जेलेट एक्सेट्रा फॉर्म विद इन द किडनी, ठीक है। बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि किडनी में स्टोन हो गए, तो होता क्या है कि कैल्शियम के, मोस्टली क्या होते हैं, कैल्शियम के ऑक्जेलेट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स कि ये गलते नहीं हैं और वहीं रह जाते हैं किडनी में, तो जिसकी वजह से क्या कॉज करते हैं, किडनी के स्टोन या फिर बोल सकते हैं रीनल कैल्कुलाई। आगे देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब आइटिस शब्द आए लास्ट में तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया, ठीक है, साथ में रेडनेस हो गया, लाल पड़ जाता है उस जगह पे, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो हमारा ग्लोमरस था, उसके जो कैपिलरियाँ क्या करती थी, खून को फिल्टर होने में हेल्प करती थी। अगर वो स्वेलिंग हो जाए, उनमें रेडनेस आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तब तो सही से फिल्टर भी नहीं हो पाएगा ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ एक बार फिर से ग्लोमरस का, यहाँ देखिए,
ये ग्लोमरस क्या कर रहा है, वोमन कैप्सूल एकदम पास है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जो क्या कर रहा है, खून को यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। अब मान लीजिए इसी ग्लोमरस में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, इनके जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे पोर्स थे यहाँ पे एंडोथेलियम के, अब वो बड़े बड़े पोर्स हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिलरी किससे बना हुआ है, एंडोथेलियम इपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम की एक सिंगल लाइन है एंडोथेलियम, ठीक है। पत्ते छोटे छोटे यहाँ पे सेल होते हैं, उनके बीच में ही क्या होता है, जगह होती है, उसी से चीज़ें क्या होती हैं, पास हो जाती हैं। तो अगर यही ग्लोमेरुलस क्या हो जाए, आगे फुल जाए, स्वेलिंग हो जाए, इसमें रेडनेस आ जाए, तो जो सेल हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स पोर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब पोर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड में, जो प्लाज्मा में सारी चीज़ें यहाँ से फिल्टर हो रही थी अब वो वैसे ही हो। जो प्रोटीन नहीं जा रहा था फिल्ट्रेट में, प्लाज्मा का सारा कंपोजिशन था लेकिन प्रोटीन नहीं थे, तो क्या पता वो प्रोटीन भी ग्लोमेरुलस से होता हुआ यहाँ चला जाए। किस केस में जाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है मे बी हम बोल सकते हैं मे बी प्रोटीन पास्ड इन फिल्ट्रेट। शायद हो सके, शायद अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो उसके फिल्ट्रेट में प्रोटीन भी देखा जाता है, क्योंकि जो पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब जो ब्लड है, ब्लड में हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा वाला कंपोजिशन जा रहा था फिल्ट्रेट में, ठीक है। ब्लड में क्या क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, प्लाज्मा है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे, फिल्ट्रेट में बिल्कुल नहीं जा रहे थे, बचा प्लाज्मा में सारी चीज़ें जा रही थी एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं जा रहे थे। अगर स्पेस ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्लाज्मा वाले कंपोजिशन ही जाने हैं फिल्ट्रेट में, अगर वहाँ पे पोर्स बड़े हो गए, स्वेलिंग हो गए, सेल दूर हो गए, बीच में पोर्स ओपन ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, प्रोटीन भी जा सकता है फिल्ट्रेट में। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया, चलिए एक बार फटाफट समरी देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, कि बहुत सारे नाइट्रोजन यहाँ पे कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे कि आयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, दैट आर एक्यूमुलेट इन दी बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस है, जैसे कि आयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, इन्हें बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं ये। नेचर ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड दियर एक्सक्रीशन वेरी एमंग द एनिमल्स मेनली डिपेंड ऑन दी हैबिटेट एबिलिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि नेचर में नाइट्रोजन बेस 3 टाइप के थे, अमोनिया जी, दूसरा हो गया यूरिया, तीसरा हो गया यूरिक एसिड हो गया। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, ज़मीन पे है कि पानी के अंदर है, डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे, उनके पास कितना पानी की सुविधा है, उस हिसाब से उनका नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। जो पानी में रहते थे वो अमोनिया निकालते थे, जैसे कि बोनी फिशेस हो गए, हम एक्वेटिक मलस्कस बोल सकते हैं, एक्वेटिक हम बोल सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स, वो पानी के अंदर हैं, वो क्या कर सकते हैं, अमोनिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस है, उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं मॉडरेटली या मीडियम कौन होता है, यूरिया होता है। यूरिया में हम लोग पानी को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया कौन निकालते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं, जैसे कि हम लोग मैमल्स हो गए। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेजिनस फिश है वो भी यूरिया निकालती हैं, साथ में जो लैंड पे जैसे और ऑर्गेनिज्म है वो भी निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड में बहुत कम पानी का खर्चा है, मीन्स कि उसमें छोटे छोटे हम बोल सकते पेस्ट के फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में, जैसे कि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हो गया बर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। रेप्टाइल हो गया, यूरिक एसिड निकालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड, ठीक है, ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटोनिफ्रेडिया हमने कहाँ देखा था, हम प्रोटोनिफ्रेडिया ढेर सारे स्ट्रक्चर दिया गया था, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस में देख रहे थे, ठीक है। हम लोग निफ्रेडिया की बात करते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, मालपीजियन टिब्यूल हम लोग कॉकरोच में देख रहे थे, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स में देख रहे थे, क्रस्टेशियन में देख रहे थे, एंड किडनी आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल, किडनी हमारे अंदर है, मीन्स वर्टिब्रेट्स के अंदर है। They do not only eliminate the nitrogenous waste but also help in the maintenance of the ionic and acid base balance of the body fluid। ये केवल ये जो स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, ये केवल ना ही कि नाइट्रोजन वेस्ट निकालें, इसके अलावा हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी की जो फ्लूइड है उनमें क्या कर रहे हैं, एसिड बेस का बैलेंस करा रहे हैं, मीन्स पीएच को भी मेंटेन कर रहे हैं, आयनिक बैलेंस भी यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स की एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करा रहे हैं, ठीक है।
इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ द किडनी, वन पेयर यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, एक जोड़ा किडनी है, बीन शेप का है, रेडिश ब्राउन कलर का है। लेंथ की बात करते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ की बात करते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करते हैं, मोटाई की बात करते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर, लगभग 120 से 170 ग्राम होता है वेट में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 किडनी है, 1 पेयर, वहाँ से निकलेंगे 2, बोल सकते हैं यहाँ पे यूरेटर निकलेंगी, और एक ही क्या है यूरिनरी ब्लैडर, जो किससे बना हुआ स्मूथ मसल से है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेट यूसर मसल। ठीक, और एक ही यूरेथ्रा है, ओपनिंग है। ईच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, क्योंकि इसी से सारा काम होना है। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, हैज़ 2 पोर्शन, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन है क्या है, फंक्शन यूनिट है किसका, किडनी का है। इसके 2 बोल सकते हैं 2 पोर्शन है। पहला क्या होगा, जो खून, जो हमारा डॉर्सल अरोटा है, खून लेके जा रहा, ऑक्सीजनेटेड खून लेके जा रहा है हार्ट से कहाँ, किडनी के पास। तो किडनी के पास अपनी छोटी सी ब्रांच कर देगा जिसका नाम है रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी में कैसा खून है, ऑक्सीजनेटेड है बट टॉक्सिसिटी मचा हुआ यूरिया वाला खून है। अब इस खून को क्या करना है, छानना है। ठीक है, यूरिया हटा देना है, वेस्टफुल चीज़ें बाहर करनी है बॉडी से। तो ये क्या होगा, आगे चल के जो रीनल आर्टरी है ये क्या करेगा, ब्रांचिंग बनाएगा। ठीक है, उस ब्रांचिंग का नाम क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। और यही एफरेंट आर्ट्रियोल मैं स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होंगे, इससे क्या होगा, ये देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल, इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट यूरिया से भरा हुआ ब्लड है। ये आगे चल के क्या बनाएंगे, ग्लोमेरुलस बनाएंगे। ग्लोमेरुलस क्या है, ये फाइन कैपिलरी है, पतली पतली कैपिलरियाँ हैं। ठीक है, कैपिलरीज हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि खून आगे चल के छन रहा है। कितना खून आ रहा है, लगभग 1100 से 1200 ml खून क्या हो रहा है, छन रहा है। ठीक है, और फिल्ट्रेट कितना बनेगा, सिर्फ 125 ml पर मिनट में। ठीक है, और बाकी के खून कहाँ जाएंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल से होता हुआ आगे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जालनुमा स्ट्रक्चर है किसका, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का। ठीक है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल सकते हैं किसके पास है, लूप ऑफ हेनले के पास होगा, उसे हम क्या बोलेंगे प्यार से, वसा रेक्टा बोलेंगे। बस यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ग्लोमेरुलस के बारे में देखिए कहानी लिखी गई है। Glomerulus is the tuft of capillary formed from the afferent arteriole and the fine branches of the renal artery. renal का मतलब किडनी में जो आर्टरी गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, उनकी जो फाइन ब्रांचेस है वो कौन है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल के ढेर सारा गुच्छा बना रही है, टफ ऑफ कैपिलरीज का गुच्छा बना, जिससे हम क्या बोले, ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट, जो रीनल ट्यूब्यूल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर में एक बार फिर से देख लेते हैं। अब तक हमने देखा है एफरेंट आर्ट्रियोल का, अब देखते हैं ये क्या है, रीनल, यहाँ से स्टार्ट हुआ रीनल ट्यूब्यूल यहाँ तक। ये कौन हो गया, ये होगा डबल लेयर का वोमन कैप्सूल हो गया। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेट अंदर घुसेगा। ये कौन होगा, पीसीटी हो गया। ये लूप ऑफ इनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले हो गया। ये क्या होगा, डीसीटी हो गया। तो ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। नेफ्रॉन कोई नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्टेड विद, अब रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, विद द डबल वॉल्ड वोमन कैप्सूल इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू द पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, कहीं कलेक्टिंग डक्ट का नाम नहीं लिया गया, मतलब वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है वो कौन कौन है, डबल वॉल्ड वोमन कैप्सूल है। इसके अलावा आगे वो और ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पीसीटी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही होना है। फिर देखते हैं लूप ऑफ हेनले, फिर देखते हैं डीसीटी। याद रखिएगा कि जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये मेडुला रीजन में मोस्टली रहते हैं, बाकी चीज़ें पीसीटी डीसीटी ये सब कॉर्टेक्स रीजन में, वोमन कैप्सूल। ओके, द डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ज्वाइन टू द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच अल्टीमेटली ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, क्या होता है कि डिफरेंट नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती हैं ओपन हो जाती हैं एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। और जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, एक बार मुझे स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। एक नेफ्रॉन ये पूरा हो गया, तो दूसरा नेफ्रॉन का यहाँ पे डीसीटी ओपन हो गया, तीसरे का कहीं और से हो गया, और ये ओपन होते हैं कहाँ पे, ये ओपन होंगे मेडुलरी पिरामिड में ओपन होंगे। किडनी की जो मेडुलरी पिरामिड है वहाँ ओपन होंगे, और मेडुलरी पिरामिड से होता हुआ माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स को क्रॉस करते करते हाइलम से होता हुआ हमारा यूरिन यूरेटर के थ्रू कहाँ भर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो यूरिन है, ठीक है, जो लास्ट यूरिन बनेगा वो क्या होगा, किसके थ्रू जाएगा, नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा।
ठीक है। नेफ्रॉन के थ्रू जो डीसीटी है वो पार्ट ओपन होगा, किस में, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है लास्टली किस में ओपन होंगे, मिडली पिरामिड से होते हुए ओपन होंगे रीनल पेल्विस में। अब रीनल पेल्विस से होता हुआ कहाँ जाएगा, देखिए रीनल पेल्विस से होता हुआ हाइलम में जो यूरेटर है उसके थ्रू जाएंगे। अब आगे देखते हैं, वोमन कैप्सूल इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म द मालपीजियन और रीनल कॉर्पुलस। ठीक है, जो वोमन कैप्सूल है चारों तरफ घेरे हुए है, किसको, ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को मालपीजियन बॉडी बोलते हैं या फिर मालपीजियन और रीनल कॉर्पुलस बोलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखिए 3 मेजर स्टेप यहाँ पे दिए गए। पहला फिल्ट्रेशन, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन, पहला स्टेप यही है, दूसरा तीसरा। ठीक है, फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये बोल सकते हैं जो फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, परफॉर्म बाय, कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ग्लोमेरुलस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी कैपिलरीज से बनी हुई है। यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर वहाँ पे जनरेट होगा जिसकी वजह से GFR रेट वगैरह रेगुलेट होता है। अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अबाउट 1200, लगभग 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट टू फॉर्म 125 या 125 ml ऑफ द फिल्ट्रेट इन द वोमन कैप्सूल पर मिनट। इसे हम क्या बोलेंगे, GFR बोलेंगे। ठीक है, लगभग 1200 ml खून आता है फिल्टर होने के लिए, उनमें से भी जो फिल्ट्रेट बनता है, जो फिल्ट्रेट बन के कहाँ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, वोमन कैप्सूल के लूमेन से होता हुआ रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा। लगभग कितना जाता है, 1 मिनट में 125 ml जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। GGA मीन्स यहाँ पे बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस। ये कैसे बनता है, जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, खून लेके आ रहा है, मीन्स एफरेंट आर्ट्रियोल खून लेके आ रहा है, DCT से टच हो गया। ठीक है, जो रीनल यहाँ पे ट्यूब्यूल है DCT उससे टच हो गया, तो जो DCT है उसके ऊपर लेयर है जिसका नाम है मैकुला डेंसा। ठीक है, उनके जो सेल है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से बने हुए, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, उन्हीं को JG सेल बोलते हैं। और क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया JG अपरेटस स्पेशलाइज पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, एक स्पेशल पोर्शन है नेफ्रॉन का, सेंसिटिव एरिया है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ GFR। जब GFR वगैरह कम होता है उस समय इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। नियरली 99% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, लगभग 99% क्या होता है, जितना भी फिल्ट्रेट से चीज़ों को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन करता है, PCT करता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं DCT भी करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जहाँ पे वाटर सोडियम आयन होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से। अब PCT के बारे में दिया गया है, PCT इज द मेजर साइट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। जो PCT है ये मेन साइट है, या बोल सकते हैं मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ से सिक्रीशन भी हो रहा है चीज़ों का। लूप ऑफ हिंडे के बारे में बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, ये तो आपको समझना चाहिए। लूप ऑफ हिंडे प्राइमरीली हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोलर ग्रेडियंट लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर विद इन द किडनी इंटस्टिशियम। ठीक है, अब तक हमने देखा जो लूप ऑफ हिंडे था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडे, असेंडिंग लूप ऑफ हिंडे, यहाँ स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, ये देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हिंडे, असेंडिंग। अब जो फिल्ट्रेट आया, पानी निकल रहा, पानी निकल रहा, हम क्या कर रहे हैं, पानी निकाल के अपने फिल्ट्रेट को कंसनट्रेटेड कर रहे हैं, क्योंकि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल तक जाना, ऑस्मोलिटी को मेंटेन कैसे किया जाएगा, पानी निकलेंगे तो जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, कंसनट्रेटेड होगा, तो ईजिली नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर आगे क्या करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हिंडे में इलेक्ट्रोलाइट निकालते ताकि हमारा जो फिल्ट्रेट है फिर से क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। अब डाइल्यूट होगा, जब जरूरत पड़ेगी, अगर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना है वाटर सोडियम आयन का, तो DCT और हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट में होगा, बाकी यूरिन कंसनट्रेटेड 4 गुना कंसनट्रेटेड फॉर्म से निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो लूप ऑफ हेनले है उनका काम है कि वो क्या करते हैं, प्राइमरी इनका मेन काम है कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। जो ऑस्मोलर ग्रेडियंट है कॉर्टेक्स का, तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, मेडुला जो इनर मेडुला है उनका कितना था, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, तो उसको मेंटेन करना है। आगे देखते हैं DCT एंड, यहाँ पे लिखा गया है कि DCT and the collecting duct allow the extensive reabsorption of water and certain electrolyte which help in the osmoregulation। बोला गया कि जो DCT है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया या कलेक्टिंग डक्ट हो गया, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या करती है, जब ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी में, तो उस समय क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका कराती हैं, वाटर का कराएंगे। सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि NaCl का क्या कराती हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन कराती हैं, मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है। इसके अलावा देखिए H+, K+ आयन, ठीक है,
and ammonia could be secreted into the filtrate by the tubule to maintain the ionic and balance and the pH body fluid। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, तो सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है चीज़ों को बाहर निकाल रही है। तो पीसीटी में क्या होता है हम बोल सकते हैं H+ आयन हो गया, K+ आयन हो गया, अमोनिया जी निकलता है, सिक्रीट होता है। डीसीटी में क्या होता है? H+ आयन हो गया, K+ आयन निकलता है। ठीक है, और हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में भी क्या होता है? H+ आयन होता है, K+ आयन होता है, बट अमोनिया नहीं निकलता, यूरिया निकलता है। यूरिया कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियम मेडुला में जाता है। आगे चल के जो हमारा यूरिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, वो किस में हेल्प करेगा? कॉन्करेंट मैकेनिज्म में भी मैंने कल पढ़ाया था कि जो यूरिया है, देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा? इस वाले पार्ट पे H+ हो गया, ठीक है, हम अमोनिया निकल जाएगा। इस वाले पार्ट में H+ हो गया, ठीक है, यहाँ पे H+ हो गया, K+ यहाँ से निकलेगा। ठीक, लेकिन इस वाले पार्ट में H+, K+ यहाँ पे सिक्रीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से यूरिया निकलेगा, जो कहाँ जाएगा? ये जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ फिनले से होता है, और डीसीटी फिर कलेक्टिंग डक्ट। और यूरिया निकलना इससे ज़रूरी है ताकि ऑस्मोलिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, कॉन्करेंट मैकेनिज्म ईजिली से चल सके। आगे देखते हैं, और ये सारे जो आयन सिक्रीट हो रहे हैं थर्ड स्टेप में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी बॉडी जो हमारे फिल्ट्रेट में जो ये सारे आयन्स को बाहर निकल रहा है, तो इससे हमारी बॉडी में बोल सकते हैं जो बॉडी के फ्लूइड है उनमें पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। आगे देखते हैं, अ काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन द टू लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दोस ऑफ वासर-एक्टर द कैपिलरी पैरेलल टू द हेनले लूप। यहाँ भी लिखा गया है कि जो कॉन्करेंट मैकेनिज्म है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट, किसी के अपोजिट चलना। एक गाड़ी इधर से चल रही है तो दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, तो क्या है? कॉन्करेंट है, लेकिन पैरेलल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? किसके किसके बीच में होता है? ये लूप ऑफ हेनले। ठीक है, बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, उनके बीच में। और जो कैपिलरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो पैरेलल है किसके? लूप ऑफ हेनले की, उसी को वासर-एक्टर बोलते हैं। The filtrate get concentrated as it move down the descending loop of inlet but diluted by the ascending lymph। ठीक है, बोला गया कि जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में क्या है? पानी के लिए परमेबल है, पानी निकलता जाएगा फिल्ट्रेट में, तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो जो ईजिली नीचे मूव कर जाएगा। और फिर क्या होगा? डाइल्यूट होगा, असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, उसको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में, तो वहाँ पे क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे मोस्टली वो निकल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फिल्ट्रेट है, मीन्स हमारा जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है, फिर से क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर में ये देखिए, यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट आया तो इसमें से पानी निकला, तो ये कैसा हुआ? हमारा फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? कंसनट्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से आ रहा है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर में, तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए पानी निकाल दिया जा रहा है डिसेंडिंग ऑफ इनलेट से। फिर क्या होगा? हमारा कंसनट्रेटेड यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ईजिली मूव कर रहा है और आगे की तरफ चढ़ रहा है। अब आगे की तरफ जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट निकलना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है फिर से क्या हो जाए? डाइल्यूट हो जाए, इसलिए निकलना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइट एंड द यूरिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन? NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया आर रिटेन इन द इंटरस्टिशियम बाय द अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl हो गया, यूरिया हो गया, ये इंटरस्टिशियम में है। ठीक है, इसे इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि यहाँ पे कॉन्करेंट मैकेनिज्म चल सके। ठीक है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times, that is from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter, an excellent mechanism for the conservation of water। हम ज़मीन पे रहने वाले हैं भाई, हमें पानी बचाना है। अब हम कैसे हैं? यूरोटैलिक है, मीन्स हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है वो क्या है? यूरिया है, तो हमें पानी बचाना है। तो जो पानी कहाँ बचेगा? जो DCT है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। लास्टली क्या है? DCT हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये क्या करते हैं? जो फिल्ट्रेट है उसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब करते हैं, जितना हो सके पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारा फिल्ट्रेट है लास्टली क्या हो जाए? कंसनट्रेटेड हो जा रहा है, 4 गुना कंसनट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, जब फिल्ट्रेट आया था तब उसकी ऑस्मोलिटी थी 300 मिली मोल पर लीटर था, लेकिन लास्टली जब तक ये यूरिन बना तब तक वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गया। मीन्स 4 गुना टाइम क्या हो गया? फिल्ट्रेट से जो यूरिन है हमारा 4 गुना टाइम क्या हो गया? कंसनट्रेटेड हो गया। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलिटी याद रखिएगा कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, लेकिन हमारे यूरिन का जो ऑस्मोलिटी है 1200 मिली मोल पर लीटर है। मीन्स हमारा फिल्ट्रेट जो है पहले से ज़्यादा। ठीक है, अब यूरिन जो बनेगा हमारे फिल्ट्रेट में हम बोल सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेट तो 300 से था, कॉर्टेक्स से मेडुलर रीजन में गया तो 1200 हो गया, तो हमारा जो यूरिन है बोल सकते हैं फिल्ट्रेट से 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं
यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल द वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस कैरी आउट इट रिलीजेस थ्रू द यूरेथ्रा, इसे कहते हैं मैच्योरेशन। अब इतना सारा फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से यूरिन बना दिया, अब हम जानते हैं कि एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर हमें यूरिन पास आउट करना है। अब कहीं ना कहीं हमारी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टोर हो जाएगा, ढेर सारे यूरिन भर जाएंगे थैले में, तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर, तनाव पड़ रहा है। अब एक बोल सकते हैं कमरे में अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो एक होता है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वैसे ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अगर ढेर सारे यूरिन आके भर जाएंगे तो क्या होगा, उनके जो रिसेप्टर होंगे उनमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर में क्या होगा, काम चलेगा। वो क्या करेंगे, वो तुरंत सिग्नल देंगे सीएनएस को, किसके थ्रू देंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू देंगे कि अब आ गया है टाइम कि अब इनको बाहर निकालना है, जो यूरिन यहाँ भर चुके हैं अब इनको प्लीज़ डिस्चार्ज कराइए। ठीक है, तो सीएनएस क्या करता है, अपने मोटर न्यूरॉन से यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ठीक है मैं स्पेंडर को ओपन कर रहा हूँ। जो आउटर स्पेंडर है वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो वॉलेंट्री है, तुम उसे बंद कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जो इंटरनल वाला वो तो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, तुमको तो मुझसे इजाज़त देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब सिग्नल आ गया सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो दबेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से दबेगा तो आगे के जो स्पेंडर होंगे वो खुलेंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक है, जो आउटर वाला होगा वॉलेंट्री होगा, हमारे ऊपर है कि हम बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल वाला होगा वो हमारे कंट्रोल का नहीं होगा। ठीक है, इसी को मैच्योरेशन यूरिनेशन कहते हैं। स्किन, लंग, लिवर ऑल्सो असिस्ट एक्सक्रीशन। जैसे स्किन में हम बोल सकते हैं ऑयल वाले ग्लैंड हैं, हमारे स्वेट जो निकल रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड, पॉटरी फ्लूइड है, NaCl है, इसमें हम बोल सकते हैं कि पानी है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है थोड़े बहुत अमाउंट में, वो क्या है, स्वेट से निकल रहे हैं स्किन के थ्रू। हमारे सिबिशियस ग्लैंड में जो ऑयल ग्लैंड है वहाँ से वैक्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एस्ट्रोरायल, ये सारी चीज़ें निकल रही है। लंग से क्या होता है कि 1 मिनट में लगभग 200 ml हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, 200 ml CO2 को हम बाहर निकाल रहे हैं 1 मिनट में। लीवर से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं बाइल के पिगमेंट है, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो गया, इनको बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर बॉडी में इकट्ठा हो गए तो जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लीवर क्या निकालता है, जो मतलब डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं उनको निकालते हैं, वाइटामिन को निकालते हैं, बॉडी के जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल को निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो ड्रग्स वगैरह हैं इन सबको निकालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, स्वस्थ रहती है। ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ लास्ट में। ठीक है, और इस चैप्टर को एंड करके बाय करते हैं चैप्टर को। चलिए रिवाइज में क्या कराती हूँ मैं मैच्योरेशन से। मैच्योरेशन की आम भाषा यूरिनेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यूरिन फिल्ट्रेट से 4 गुना टाइम, हमारा यूरिन जो है फिल्ट्रेट कितना था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था उसकी ऑस्मोलैरिटी। अब हमारा फिल्ट्रेट अब यूरिन में तब्दील हो गया, बदल चुका है, तो इसमें हम बोल सकते हैं 1200 ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर है, में 4 गुना टाइम कंसनट्रेटेड हो चुके। अब ये यूरेटर से होता होगा कहाँ जाएगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। देखिए यूरेटर लेके आ रहा है यूरिन, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करे यूरिनरी ब्लैडर। अब भाई एक थैला, उसकी भी कोई कैपेसिटी है, ज़्यादा भर जाएगा तो उसको भी दिक्कत होगा, निकालो उसको भी प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे ढेर सारी यूरिन अगर भर जाएंगे, पूरे भर के पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, जो डेट्यूसर मसल होगा उसके छोटे छोटे रिसेप्टर है। वैसे तो हमारे जो बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्मूथ मसल है, ईजिली स्ट्रेच हो रहा है, ईजिली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इनके रिसेप्टर को क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर है, इनको क्या होता है, सिग्नल देना पड़ता है। किसको देते हैं, सीएनएस को देते हैं। किसके थ्रू देते हैं, हम बोल सकते हैं ये देते हैं सिग्नल सेंसरी नेफ्रॉन के थ्रू देते हैं। ठीक है, ये मैं डायरेक्शन बना देती हूँ। इसके बाद सीएनएस कहता है ठीक है अब वो टाइम आ चुका है, अब तुम यूरिन को बाहर निकालो। तो ये क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये किसको सिग्नल देते हैं, ये रिसेप्टर को देते हैं, जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं उनको देते हैं कि अब स्पेंडर जो है, आगे का जो यूरेथ्रल स्पेंडर है, ये 2 होते हैं। जो आउटर वाला होगा वो वॉलेंट्री होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। जो इनर वाला होगा, आई फॉर इंटरनल, आई फॉर इनर, जो भी बोल सकते हैं, वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, उसके लिए ब्रेन से कनेक्शन करना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरनल वाला होगा इनवॉलेंट्री होगा, आउटर वाला वॉलेंट्री होगा। तो जब सीएनएस से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गया कि अब तुम्हें क्या करना है, अपने यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जो स्पेंडल होंगे वो रिलैक्स होंगे, मींस ओपन होंगे और यूरिन बाहर निकल आएगा। ठीक है, बस यही है कि कॉन्ट्रैक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेंडर विच कॉजेज द मैच्योरेशन यूरिनेशन। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फिर देखते हैं कि जो मैच्योरेशन होता है ये न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक हेल्दी एडल्ट
ह्यूमन लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन को निकालता है बॉडी से बाहर। यूरिन जो होता है इनका कलर लाइट येलो होता है क्योंकि यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। इसके अलावा इनका जो pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। हम न्यूट्रल जानते हैं 7 होता है, अब 6 है तो स्लाइटली एसिडिक हुआ, ठीक है, 6 है। इसके अलावा इनका अलग एक फ्रेग्रेंस है, ऑर्डर है, स्मेल है। लगभग ऑन एवरेज क्या होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में इंसान बाहर निकालता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 25 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि यूरिन के टेस्ट की वजह से हम डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर, या बोल सकते हैं हम किडनी के फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं। अगर यूरिन में ग्लूकोज भर भर के आ रहा है तो ग्लाइकोसूरिया है, अगर कीटोन बॉडी आ रही है तो कीटोनूरिया हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंडिकेटिव है कि इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है या है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलेटस है। क्या होता है कि जो पैनक्रियास इंसुलिन यहाँ पे हार्मोन बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज खूब घूम रहे हैं, उनका हाई कंसंट्रेशन है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जो सेल है उनको पूरी तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये भी भूखे रह जा रहे हैं। तो ये आगे चल के क्या करेंगे, जो फैट्स है उनको तोड़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन करा के कीटोन बॉडी बनाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे यूरिन में कीटोन बॉडी भी निकलता है और हार्मोन काम नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो ब्लड में ग्लूकोज वैसे ही घूम रहे हैं तो ग्लूकोज निकल रहा है ब्लड से, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे कि किडनी का फंक्शन देख लिया, अब लीवर, लंग्स हो गए, स्किन हो गए, ये कैसे एलिमिनेट करते हैं। हमारा लंग्स जो है लगभग CO2 को 1 मिनट में 200 ml निकालता है। लगभग हम बोल सकते हैं कि जो CO2 है 1 मिनट में 200 ml निकल रहा है बाहर। इसके अलावा वाटर भी थोड़ा बहुत निकलते रहते हैं। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, उससे क्या होता है बाइल के सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, ठीक है, बाइल पिगमेंट है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन हो गया, ये निकलते हैं। विटामिन ड्रग से बॉडी से निकलते हैं और मोस्ट ऑफ ये थिंग्स किससे निकलते हैं, फीकल मैटर से भी निकल जाते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया बाइल के पिगमेंट जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन, तो क्या हो गया जॉइंडिस हो जाएगा। फिर देखते हैं स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है वाटरी फ्लूइड, जो पसीने आते हैं, ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। जो पसीना है उसका मेन काम पहला क्या है कि हमारे बॉडी को ठंडक राहत पहुंचाना, दूसरा काम क्या है एक्सक्रीशन कराना इन सारी चीज़ों का, ठीक है। अगर बात करते हैं सेबेसियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं, इससे क्या निकलते हैं स्टेरॉइडल निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन वैक्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। और उनकी प्रोडक्टिव लेयर क्या होती है, स्किन पे ऑयल होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। और थोड़े बहुत अमाउंट के नाइट्रोजन बेस हमारे सलाइवा के थ्रू भी निकल जाते हैं। डिसऑर्डर में देखते हैं, जो डिसऑर्डर है यहाँ पे एक्सक्रीटरी का, तो बोला जाता है कि अगर किडनी सही से काम नहीं कर रहा है तो किडनी का मेन काम क्या है, खून में से यूरिया निकालना। अगर काम ही नहीं करेगा तो खून में क्या है, यूरिया है, उस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। अब ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, हमारी किडनी आगे फेलियर भी हो सकती है। तो बस उन पेशेंट में जिसमें यूरेमिया वाला कंडीशन है, मीन्स जिसके ब्लड में यूरिया भरा हुआ वो निकल नहीं पा रहा, उसे हम क्या कराते हैं, होमोडायलिसिस कराते हैं। होमोडायलिसिस में क्या होता है, उनकी बॉडी से आर्टरी से क्या करते हैं ऑक्सीजन ब्लड निकालते हैं, बट वो टॉक्सिक है, मीन्स उसमें यूरिया है, उसको लेके आते हैं, कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में। उसमें फिर से हम क्या ऐड करते हैं, हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट है, क्योंकि बाहर खून निकालेंगे तो कहीं जम ना जाए। फिर डायलिसिस यूनिट जो है वो किससे बनी हुई है, हाईली क्वाइल्ड यहाँ पे बोलते हैं सेल्फोफैन, सेलुलोज से बना हुआ हाईली क्वाइल्ड सेलेक्टिव परमेबल है, ठीक है। इसमें खून को बहाते हैं और साइड में जो डायलिसिस के फ्लूइड है एकदम सिमिलर है प्लाज्मा जैसे, बस यूरिया नहीं। और हम जानते हैं कि जो सेलोफैन है ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए माने जाते हैं, मीन्स कि जो हायर कंसंट्रेशन में होगा वो अपने लोअर कंसंट्रेशन में जा सकता है, मीन्स पैसिवली मूव कराएंगे। जो हम खून लेके आएंगे उसमें यूरिया भरा है, सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा का लेकिन यूरिया है। लेकिन जो हमारे डायलिसिस फ्लूइड है उनमें भी सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा का बट यूरिया नहीं है। तो जो हमारा ब्लड है उसमें से यूरिया कहाँ निकलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड में निकलेंगे। और फिर आगे चल के जो हमारा ब्लड होगा वो फ्री फ्रॉम हो जाएगा यूरिया से। फिर हम क्या करेंगे, उसे बॉडी टेम्परेचर में लाएंगे, खून को उसमें डालेंगे एंटी हिपैरिन। हम चाहते हैं कि क्लॉटिंग हो, बॉडी के अंदर जा रही है, इंसान को चोट लगेगा तो क्लॉटिंग कैसे करेगा। फिर क्या होगा, वेन्स के थ्रू इंसान की बॉडी में डाल दिया जाता है खून। तो वही लिखा गया है कि आर्टरी से निकाला गया, फिर उसको डायलिसिस यूनिट में डालने से पहले उसमें हम क्या डालेंगे, हिपैरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट है। फिर क्या होता है, यहाँ पे हाईली क्वाइल्ड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे सेलोफैन बोलते हैं, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड पूरी तरीके से सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा का, बस उसमें यूरिया नहीं होता, नाइट्रोजन बेस नहीं होते। जो सेलोफैन है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो ब्लड हमने दिया है वो क्या करते हैं, यूरिया को पास आउट कराते हैं किस पे, डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है। जिससे की वजह से हमारा जो खून है वो यूरिया से फ्री हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लियर ब्लड है उसको फिर से हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं एंटी हिपैरिन, फिर बॉडी में वेन्स के थ्रू डाल देते हैं। ये मेथड जो है हज़ारों इंसानों के लिए, जो हज़ारों पेशेंट है यूरेमिया के, उनके लिए वरदान से कम नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट, ये लास्ट एक मेथड है कि हम एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर को सही कर सके। इसमें क्या होता है कि हमारा किडनी फंक्शन करना बंद कर देता है। इसमें इंसान को
किसी इंसान को, पेशेंट को देना पड़ता है अपनी किडनी, डोनेट करना पड़ता है। तो डोनर क्या होना चाहिए, उसका पहले तो हमें ब्लड मैचिंग कराना है, टिश्यू मैचिंग कराना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो कि अगर बहुत ही क्लोज हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पे कोई भी अमीनो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई बाहर का भी इंसान है, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, फिर भी इंसान को क्या देना पड़ेगा, इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ेगा। उस टाइम तो देना पड़ेगा जब सर्जरी होगी, ग्राफ्टिंग होगी इस टाइम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी है उसको पता चल जाता है कि ये ऑर्गन हमारा नहीं है, ये कहीं और सा है, तो इस इंसान को, इस पेशेंट को काफ़ी टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक, जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको इम्यूनो सप्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्या है, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है जो कि बहुत सक्सेसफुल है। आगे देखते हैं रीनल कैल्काई, मीन्स की बोला जाता है जो स्टोन है किडनी में, जो स्टोन है, जो इनसॉल्युबल मासेस है, किसके मास है भाई, ये जो ऑक्सीलेट है कैल्शियम, मोस्टली क्या होते हैं, कैल्शियम के ऑक्सीलेट होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो गलते नहीं हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और किडनी में रह जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी के स्टोन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ग्लोमरस नेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस सबका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ जाना, ठीक है। अब ग्लोमरस क्या था हमारा, ग्लोमरस जो क्या कर रहा था, बोमन कैप्सूल, ये मान लीजिए हमारा बोमन कैप्सूल, ये क्या है, ग्लोमरस है। ये फाइन क्या है, कैपलरी है। अब ये फाइन कैपलरी, ये पतली पतली लेयर है, यहाँ पे एक एक सिंगल लेयर से बना हुआ है कैपलरी। अब इसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो अब जो कैपलरी के सेल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, फुल जाएंगे, उनके बीच में जो गैप है, उनके बीच में जो पोर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब पोर ज़्यादा हो गया जाएगा तो हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन में कौन जा रहा था, जो फिल्ट्रेट बन रहा था, प्लाज्मा जा रहा था, लेकिन उसमें से भी माइनस करेंगे उसके प्रोटीन, ठीक है। जो प्लाज्मा के प्रोटीन को माइनस करेंगे वो फिल्ट्रेट बन रहा था। लेकिन जब इस कंडीशन आ जाएगी ग्लोमरस नेफ्राइटिस, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन भी हो सके फिल्ट्रेट में जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है हमारे, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, ग्लोमेराई में, किडनी के। ओके, चैप्टर खत्म हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया, इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर को बाय करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अम्यूनोटेलिज्म, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अमोनिया निकालते हैं बॉडी से, वो कौन होंगे, यहाँ पे बोनी फिशेस, ठीक है। वोमन कैप्सूल के बारे में बताया गया है कि जो वोमन कैप्सूल है ये क्या है, ये हमारा रेनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसी से शुरुआत होती है वोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले होंगे, लास्टली क्या होता है, डीसीटी होता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं, मैच्योरेशन। अब इससे एक ही शब्द यहाँ मिल रहा है, वो कौन है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब लिखा गया यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म का मतलब यूरिक एसिड निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरिकोटेलिज्म का मतलब यहाँ पे ये यूरिक एसिड निकाल रहा है, वो बर्ड होगा। एडीएच की बात करते हैं, वाटर रिएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा था, ये निकल रहा था हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था। उस समय जब एक्सेस लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू वाटर का, तो उस समय इसको निकालना ज़रूरी था ताकि पानी को, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्प्शन कराया जाए। कहाँ कराया जाए, डीसीटी में कराया जाए, साथ में हमारा जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ कराया जाए, ठीक है। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। लिखा गया है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नॉट डिसेंडिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये कौन होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। ये होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, पानी, पानी, पानी के लिए परमेबल, यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखा गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल, इज डैश टू वाटर, परमेबल है कि इम्परमेबल है। यहाँ पे बोला गया है किसके लिए, असेंडिंग, तो ये क्या होंगे, इम्परमेबल होंगे, इम्परमेबल फॉर द वाटर। वेयर एज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल, किसके लिए, पानी के लिए पूछा गया, वाटर के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा जाता तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होते, बट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इनपरमेबल होता। आगे देखते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय द हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ओके। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट इन प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे जो डायलिसिस बोल सकते हैं, डायलिसिस यूनिट में जो डायलिसिस का फ्लूइड था उसमें सारी चीज़ें थी प्लाज्मा जैसे, एक्सेप्ट क्या नहीं था, नाइट्रोजन बेस नहीं था, मीन्स यूरिया नहीं था। मैं यहाँ पे यूरिया लिखते रही हूँ, ओके। हेल्दी, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीटेड ऑन एवरेज यूरिया कितना निकाल रहा है, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे, ठीक है। एक हेल्दी इंसान है वो एक्सक्रीट कर रहा है यूरिया एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम। ये डाटा देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर लग रहा कि बाहर से, नहीं, कुछ बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी का है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 25 से 30 ग्राम यूरिया, ये हेल्दी पर्सन यहाँ पे दिया गया, ओके। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं पे किसी लाइन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। कल पढ़ के आइए, फिर हम लोग PYQ साथ में करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।